एब्जॉर्प्शन फार्माकोकाइनेटिक स्टडीज़ में पहला प्रोसेस है। इसमें साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ड्रग जब ब्लड के अंदर जाती है तो उस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कैसे कैसे हो सकता है ड्रग का? एक तरीका तो है पैसिव डिफ्यूजन, कि अपन ने दवाई दी, वो दवाई इंटेस्टाइन में या स्टमक में गई और वहाँ से उसको क्रॉस किया, किसके थ्रू? पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू, कि बिना किसी एनर्जी के अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ सेल के अंदर जाना, और इसमें किसी एनर्जी का कंज्यूम नहीं होती, कोई एनर्जी इसमें कंज्यूम नहीं होती। दूसरा तरीका हो सकता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसके अंदर जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है वो कैरियर के थ्रू होता है, तो कैरियर मीडिएटेड होता है। जैसे ये सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पर 10 कैरियर लगे हुए हैं, तो 10 ड्रग इसके लगेगी और वो अंदर की तरफ ले जाएगा। लेकिन मान लो अगर 12 या 15 ड्रग मॉलिक्यूल हो तो भी वो 10 को ही लेके जा सकता है। तो ये क्या है? सैचुरेबल प्रोसेस है, इसमें भी एनर्जी कंजप्शन नहीं होता है। तीसरा तरीका हो सकता है एक्वस डिफ्यूजन, कि जो स्मॉल मॉलिक्यूल की जो ड्रग है वो एक्वस पोरिन चैनल के थ्रू अंदर सेल के अंदर जाती है। नेक्स्ट इसका और तरीका हो सकता है एंडोसाइटोसिस। अगर कोई लार्ज मॉलिक्यूल की ड्रग है तो सेल क्या है? इंगल्फ कर देती है किसको? ड्रग को, तो उसको कहते हैं एंडोसाइटोसिस। और जो बहुत कम तरीका होता है, बहुत रेयर तरीका होता है एंडोसाइटोसिस। एक होता है एक्टिव डिफ्यूजन। एक्टिव डिफ्यूजन के अंदर क्या होता है कि अपने जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है उसके अगेंस्ट वो एंट्री करती है। तो इसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट अगर एंट्री करेगी ड्रग तो यहाँ पर एनर्जी का कंजप्शन होगा। तो ये तरीके हो सकते हैं एब्जॉर्प्शन के। अब एब्जॉर्प्शन को कौन कौन से फैक्टर्स है जो इसको अफेक्ट करेंगे? तो सबसे पहले ड्रग के फैक्टर, कि ड्रग की जितनी छोटी साइज़ होगी उतना ही वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा। दूसरा, अगर ड्रग लिपिड सॉल्युबल है तो ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी, या नॉन आयनाइज्ड है तो ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी। और ड्रग इसके अलावा ड्रग की डोजेज फॉर्म, अगर वो सॉल्यूशन फेज फॉर्म में है तो ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी, टैबलेट है तो उससे कम होगी, अगर वो कोटेड टैबलेट है तो वो और कम होगी। दूसरा फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, कि जैसे कोई सी जगह ब्लड सप्लाई कम है, तो अगर ब्लड सप्लाई कम है तो एब्जॉर्प्शन उसका कम होगा। या फिर मान लो कि फिजियोलॉजिकल में पैथोलॉजिकल कंडीशंस हो सकती है, कि अगर मान लो माल एब्जॉर्प्शन है पेशेंट को तो कम एब्जॉर्ब होगी। या फिर दूसरा हो सकता है कि ड्रग शॉक है तो शॉक में ब्लड फ्लो कम होगा तो एब्जॉर्प्शन कम होगा। इसके अलावा अगर मान लो डायरिया है तो डायरिया अगर होगा तो एब्जॉर्प्शन कम होगा। चौथा, फूड के साथ इसका इंटरेक्शन, कि अगर मान लो कि फूड के एब्जॉर्प्शन को हैम्पर करता है, या जैसे कुछ दवाइयां हैं जो खाली पेट ली जाती है ताकि वो ज़्यादा एब्जॉर्ब हो, लेकिन कुछ दवाइयां खाना खाने के बाद ली जाती है क्योंकि वो गैस्ट्रिक इरिटेशन करती है, लेकिन वहाँ एब्जॉर्प्शन थोड़ा कम होता है। तो ये एब्जॉर्प्शन के फैक्टर्स है जो इसको अफेक्ट करते हैं। अब एब्जॉर्प्शन, जब ड्रग ब्लड के अंदर जाएगी, कहाँ से? एब्जॉर्प्शन साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ब्लड के अंदर सिस्टमिक सर्कुलेशन में, उस चीज़ को कहते हैं अपन बायो अवेलेबिलिटी। मतलब क्या है कि फ्रैक्शन ऑफ द ड्रग विच रीचेज इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन इन अनचेंज्ड फॉर्म इज कॉल्ड बायो अवेलेबिलिटी। तो बायो अवेलेबिलिटी, अगर कोई ओरल ड्रग देंगे तो ओरल ड्रग इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब होगी, और एब्जॉर्ब होके कहाँ जाएगी? लीवर में, और लीवर में मेटाबलाइज होके फिर वो जाएगी सिस्टमिक सर्कुलेशन में। तो वहाँ पर ड्रग कम मात्रा में पहुँचेगी क्योंकि लीवर उसको मेटाबलाइज कर देता है। तो इस चीज़ को कहते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो ओरल ड्रग की फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की वजह से बायो अवेलेबिलिटी कम होती है। और कुछ ड्रग जिनको अपन डायरेक्ट आईवी देते हैं तो वहाँ एब्जॉर्प्शन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो सीधा किस में जाएगी? ब्लड में, तो उनकी बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है। थैंक यू।